तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो करंट अफेयर्स यानी आज 21 अप्रैल 2020 ट्यूसडे को भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो गाइज देखिए खूबसूरत लाइन लिखी है, क्या लिखा है, मुझे तो बस आईएएस ही बनना है। तो गाइज इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि आईएएस, ये सिर्फ आईएएस से ही इसका तात्पर्य नहीं है। आपको लाइफ में जो टारगेट सेट करना है, आपको हमेशा वही सोचना है कि मुझे इससे कम कुछ भी जो है वो मंजूर नहीं है। देखिए क्या लिखा है, महान लक्ष्य के लिए मेहनत करो और फिर देखो, जो लोग तुम्हें खोएंगे वो जीवन भर रोएंगे। तो गाइस अगर आप किसी भी टारगेट में आप सक्सेसफुल होते हैं तो गाइस उसमें जो मेहनत करते वक्त आपसे दूर लोग हो जाते हैं, गाइस आपकी मेहनत के बाद आपकी सक्सेस को देखकर वो पछताते हैं कि हमने इस मेहनत करने वाले इंसान को उस वक्त क्यों छोड़ा था। तो गाइस आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गाइस उसको आपने 24 घंटे अपने दिमाग में बिठा के रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करते रहना है। आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि कौन कौन मेरी लाइफ में आ रहा है, कौन जा रहा है। गाइस जो आ रहे हैं वो उनका मोस्ट वेलकम है, जो जा रहे हैं जब आपकी सक्सेस आपको मिल जाएगी तो उसके बाद वो लोग भी पछताएंगे जो आज आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। तो गाइस देखते हैं करंट अफेयर्स में। तो गाइस करंट अफेयर्स वॉचडॉग में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो करंट टाइम में, चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, काफी सारे जो एग्जाम से रेलिवेंस रखते हैं न्यूज़पेपर, उनमें जो टॉपिक्स न्यूज में है, या फिर अलग अलग जो मैगजीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आते हैं उनमें न्यूज में है। तो गाइस इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम इन प्रकार की वीडियोस में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करंट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जन औषधि सुगम। तो ये जन औषधि सुगम एक चीज है कोई, तो इसके रिगार्डिंग आपके पास चारों स्टेटमेंट्स हैं, चारों में से आपसे कोई एक करेक्ट पूछी जा रही है। तो क्या है जन औषधि सुगम? क्या ये प्रोवाइडिंग फ्री जेनरिक ड्रग्स टू पर्सन अंडर बीपीएल कैटेगरी, क्या ये एक प्रोग्राम है जिसके अंडर जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उनको फ्री में कॉमन मेडिसिन जेनरिक ड्रग्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं? ऑप्शन बी कह रहा है, क्या ये एक ऐसा कंपेन है जिसके अंडर सेटिंग अप ऑफ जन औषधि केंद्राज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री, क्या एक ये ऐसी स्कीम है कि इस स्कीम के अंडर जो जन औषधि केंद्राज हैं, जो जन औषधि केंद्राज कुछ ऐसे केंद्र होते हैं जहां पर जाके आप गवर्नमेंट के, ये जन औषधि केंद्र होते हैं जहां पर आप गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज्ड मेडिसिन को ले सकते हो, आप जेनरिक मेडिसिन को एक रीजनेबल रेट पे ले सकते हो। क्या ये कैंपेन है कि रूरल और जो फार फ्लंग एरियाज हैं उनमें जन औषधि केंद्रास को एस्टेब्लिश करना है? क्या ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप जन औषधि केंद्रास जो हैं उनको आप सर्च करें, उनको एक्सेस कर सकें, या नन ऑफ द अबव? तो गाइस आपके पास चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट होगा, तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये क्या है जन औषधि सुगम, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। किसके लिए है कि इस मोबाइल एप्लीकेशन को आप मोबाइल पर डाउनलोड करके, तो इससे क्या कर सकते हैं कि आपके नियर बाय कौन सा जन औषधि मेडिसिन सेंटर है और उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आप इससे ले सकते हैं। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन गाइस पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जन औषधि सुगम। तो ये जन औषधि सुगम जो है, इस मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने किया है। द मोबाइल एप्लीकेशन एम्स टू enable people to search जन औषधि generic medicines and the stores at the tip of their fingers। तो गाइस इससे क्या आपको पता चलेगा कि ये जो जन औषधि केंद्राज हैं ये कौन सी जगह पर हैं, उनमें किस टाइप की जेनरिक मेडिसिन है, ये आपको सिर्फ जन औषधि सुगम एप्लीकेशन को एक्सेस करने से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। It will also help analyze product comparison of generic versus branded medicine in form of MRP and overall savings। तो गाइस इस एप्लीकेशन में इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? जैसे मानिए कि एक सिटी ए है, एक सिटी बी है, एक में ब्रांडेड जो है मेडिसिन की सेल हो रही है, दूसरे में जेनरिक मेडिसिन की। तो ये दोनों में कंपैरिजन करके भी आपको बताएगी कि किस प्रकार से ब्रांडेड मेडिसिन को अवॉइड करके जेनरिक मेडिसिन को लेके इस सिटी ने कितनी सेविंग की। तो गाइस ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जन औषधि सुगम एप्लीकेशन में मिलेगी, जिसको किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन की जो सिचुएशन बनी हुई है, इसमें इकोनॉमी काफी स्लो डाउन में चल रही है और इकोनॉमी को ही बूस्ट करने के रिगार्डिंग ये स्कीम है। तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो ये एक प्रकार का प्रोग्राम या स्कीम कह सकते हैं आप, फैसिलिटी है कौन सी, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो इसके रिगार्डिंग आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों में से आपको करेक्ट बतानी है, अलग अलग ऑप्शंस भी हैं आपके पास। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है इट इज अ फैसिलिटी फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स कैन बारो मनी फ्रॉम द आरबीआई, कि ये एक प्रकार की फैसिलिटी है दोनों सरकारों के लिए, चाहे वो केंद्र की है चाहे राज्य की है, कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा ले सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है दीज बोरोइंग्स आर मेंट प्योरली टू टाइड ओवर टेम्परेरी मिसमैचेस इन कैश फ्लोज ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। तो गाइस ये सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि ये जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस फैसिलिटी है, इसका आप फायदा सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ले सकते हो, जैसे कि मानिए लॉकडाउन में इकोनॉमी का स्लो डाउन या काफी सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, तो इससे क्या लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हेल्थ के सेक्टर में बहुत अधिक बढ़ गया है। तो गाइस इस प्रकार का जब मिसमैच क्रिएट होता है कि आपका रेवेन्यू नहीं आ रहा है और एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार के मिसमैच को पूरा करने के लिए क्या ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस के रिगार्डिंग सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेती है, ये सेकंड स्टेटमेंट कह रही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है आपको द इंटरेस्ट रेट ऑन वेज एंड मीन्स एडवांसेस इज लोअर देन आरबीआई रेपो रेट, कि जो इंटरेस्ट रेट लगता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस में, वो आरबीआई का जो रेपो रेट होता है, जो आरबीआई लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन्स देता है, किसको देता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, तो उससे भी ये इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो गाइस ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा 1 एंड 2, ऑप्शन बी कह रहा 1 एंड 3, ऑप्शन सी कह रहा 2 एंड 3, ऑप्शन डी कह रहा 1 2 एंड 3। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 1 एंड 2, क्योंकि ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये टोटली गलत है। जो इंटरेस्ट रेट लगता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के ऊपर, गाइस वो रेपो रेट ही होता है। वो कितना होता है सब डिटेल में देखते हैं। देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड अ 60% इंक्रीज इन द वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ओवर एंड अबव द लेवल एज ऑन March 31st with a view to enabling them to undertake COVID-19 containment and mitigation efforts and to better plan their market borrowings। तो गाइज इसके अंडर क्या है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत इस फैसिलिटी के अंडर गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट वो क्या कर सकती है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 35,000 करोड़ का जो है लोन ले सकती है, और वो सिंपली उस पे जो रेपो रेट, जैसे करंट पोजीशन में अगर हम देखें आज 21 अप्रैल 2020 है, तो आज की डेट में क्या है रेपो रेट, ये है 4.40। तो जो रेपो रेट होगा वही वेज एंड मीन्स एडवांसेस की जो 35,000 तक की बोरोइंग पे वही इंटरेस्ट रेट लगेगा। गाइस इससे ऊपर अगर लिया जाता है लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उसमें 2% और ऐड हो जाता है, यानी जो रेपो रेट होगा उसमें आपका 2% और ऐड हो जाएगा। यानी आज की डेट में अगर हम बात करें तो 4.40 रेपो रेट है, और वो क्या हो जाएगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ये 6.40 का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। और ये किस लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रहा है, क्योंकि जो कोविड-19 एक प्रकार का डिजीज फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, इसमें जो इकोनॉमी को लॉस हो रहा है और गवर्नमेंट को पैसे चाहिए हैं, गाइस उन सब को एफर्ट जो है गवर्नमेंट तब की इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग रिसोर्सेज से जो रेवेन्यू आता था वो नहीं आ रहा, और उसकी भरपाई जो है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत आरबीआई से पैसा लेकर उसकी भरपाई करे। अब आगे कह रहा है कि इट इज अ फैसिलिटी फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स टू बारो फ्रॉम द आरबीआई। इस वेज एंड मीन्स एडवांसेस फैसिलिटी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये दोनों आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। These borrowings are meant purely to help them to tide over temporary mismatches in cash flows of their receipts and expenditures। गाइज ये जो लोन मिलता है ये बड़े शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, और जो इकोनॉमी में मिसमैचेस होते हैं टेम्परेरी की, अभी लॉकडाउन के कारण रेवेन्यू नहीं आ रहा, एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार के मिसमैचेस को दूर करने के लिए जैसे ही ये सिचुएशन सब ठीक हो जाती है तो ये वेज एंड मीन्स का जो कंसेप्ट है ये रुक जाता है। द इंटरेस्ट रेट ऑन वेज एंड मीन्स एडवांसेस इज द आरबीआईज रेपो रेट। तो इस पे मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट रेट क्या लगता है, जो रेपो रेट होता है।
which is basically the rate at which it lends short term money to banks. The governments are however allowed to draw amounts in excess of their WMA limits. यानी जितना 35,000 करोड़ की जो लिमिट है उसके एक्स्ट्रा भी राज्य सरकार जो है वो आरबीआई से पैसा ले सकती है, लेकिन उसके ऊपर क्या करना होगा कि इनको रेपो रेट के ऊपर 2% एक्स्ट्रा जो है वो इंटरेस्ट पे करना होगा। और आज की डेट में अगर ऐसा होता है तो ये 6.40% जो है ये इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये क्या है? एक प्रकार की बॉडी है, नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी NCCF। आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को देख के आपको करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट वाली कह रही है इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कि ये एक अटैच्ड ऑफिस है, जुड़ा हुआ है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है इट एम्स टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर सर्टिफाइंग इंडियाज फॉरेस्ट, देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कि इस ये जो कमेटी है या ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्या टारगेट है, इसका क्या एम है कि एक प्रकार के स्टैंडर्ड्स सेट करना कि इंडिया के फॉरेस्ट को आप किस कैटेगरी में रख रहे हैं। इंडिया के फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP काफी ज्यादा न्यूज में है, तो किस प्रकार के प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में रखना और किस प्रकार से एक सस्टेनेबल वे में मैनेज करना है फॉरेस्ट को। सस्टेनेबल मैनेजमेंट वो होती है कि हमको इस प्रकार से फॉरेस्ट को मैनेज करना है कि प्रेजेंट जनरेशन भी उनका अच्छा बेनिफिट ले सके और वही फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे। तो गाइस ये दोनों स्टेटमेंट से आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट ए कह रही है 1 ओनली, बी कह रही, ऑप्शन बी कह रहा है 2 ओनली, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ 1 and 2, डी कह रहा नाइदर 1 nor 2। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है सिर्फ दूसरा, क्योंकि ये अटैच्ड ऑफिस नहीं है, ये एक प्रकार की NGO है। देखते हैं क्या है, नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, डिटेल में देखते हैं। तो गाइस क्या है ये? NCCF came into existence in January 2015 as a non-profit organization। तो गाइस ये एक प्रकार की NGO है, रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंडर हुआ है। To have a globally aligned certification program developed within India and addressing the concerns for sustainable management of forests and plantations, while at the same time making the Indian wood and forest fiber based industry competent globally। तो guys इसका क्या काम है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबली जितने भी पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ एक प्रकार का अलाइनमेंट है इसका, और ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम डेवलप करती है इंडिया के लिए, जिसमें किस प्रकार से फॉरेस्ट की सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सकती है, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी किस प्रकार से प्लांटेशन को हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट से निकलने वाली चाहे वुड है, चाहे फॉरेस्ट का फाइबर है, या जो भी प्रोडक्ट निकलता है इंडिया के फॉरेस्ट से, उसको ग्लोबली कंपिटेंट कैसे बनाना है या कंपिटिटिव कैसे बनाना है। गाइस ये सारे जो है सुजेशंस या रिकमेंडेशंस यही एक टारगेट्स हैं किसके? NCCF के। The NCCF has got support from the key forest based stakeholders। तो गाइस जो फॉरेस्ट बेस्ड यानी फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इसका अच्छा स्पॉट है, यानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो NCCF को अच्छी भली भांति से सपोर्ट करती हैं। जैसे इंडिया की मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो गाइज है ये NGO है, लेकिन इसको सपोर्ट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की प्राप्त है, जैसे MOEFCC यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट एम्स टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर सर्टिफाइंग इंडियाज फॉरेस्ट, देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो गाइज इसके ऑब्जेक्टिव्स ये भी हैं कि इसको एक स्टैंडर्ड्स सेट करने होते हैं कि इंडिया के फॉरेस्ट को किस कैटेगरी में रखना है, उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, और उसके बाद किस तरीके से उनकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सकती है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है कोविड-19 डिजीज के कारण। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड क्या होता है? हर्ड एक प्रकार का झुंड होता है। तो यहां पर इसका अलग ही ये आपके पास फ्रेज आ गया एक। तो हर्ड इम्यूनिटी से क्या तात्पर्य है, इसका क्या डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन हो सकती है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक करेक्ट होगा। ऑप्शन ए कह रहा है व्हेन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन हैज लॉस्ट इम्यूनिटी टू एन इन्फेक्शन। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इम्यूनिटी क्या होती है। देखिए जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें बीमारियों से लड़ने के लिए उनके अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है।
इम्यून सिस्टम में कितनी स्ट्रेंथ है उसको इम्यूनिटी कहते हैं, कि जितनी इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी उतना कोई भी डिजीज आपके ऊपर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो गाइस यही कारण है कि जो कोरोना वायरस का वायरस फैला हुआ है यानी कोविड-19 जो डिजीज है, ये बच्चों की इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती और जो ओल्ड एज में होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, या फिर जो लोग यंग एज में हैं लेकिन किसी अदर डिजीज से ग्रस्त हैं तो गाइस उनकी भी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होती। तो यही कारण है कि कोविड-19 का मैक्सिमम शिकार यही लोग बन रहे हैं। तो गाइस ये कह रही है स्टेटमेंट 1 जो है, ये स्टेटमेंट आपसे कह रही है कि हर्ड इम्यूनिटी का तात्पर्य यह है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, मानिए कि 1000 की पॉपुलेशन है और उसमें 800 या 700 लोग अपने आप को लॉस कर देते हैं, यानी उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि कोई भी इंफेक्शन जो है उनके ऊपर आके अटैक कर देता है। क्या इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं? ऑप्शन बी कह रहा है इंक्रीजिंग द इम्यून सिस्टम इन अ कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग ड्रग्स एंड मेडिसिन, कि कम्युनिटी में ड्रग के द्वारा मेडिसिन लोगों को देकर, इंजेक्शंस वैक्सीन वगैरह देकर उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाना, क्या इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं? गाइस सी आपके पास ऑप्शन कह रहा है अ हाई परसेंटेज ऑफ पीपल इन अ गिवन कम्युनिटी इज इम्यून टू अ डिजीज, कि मानिए कि 1000 पॉपुलेशन है और उसमें से 800-900 लोग ऐसे हैं जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी प्रकार के कोरोना वायरस जैसे डिजीज को उनका इम्यून सिस्टम अपने ऊपर अटैक नहीं करने देता। क्या एक हायर परसेंटेज ऑफ पीपल जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, या नन ऑफ दिस? तो गाइस चारों ऑप्शंस में से क्या आंसर है, देखते हैं आंसर। तो आंसर इसका क्या है? अ हाई परसेंटेज ऑफ पीपल इन अ गिवन कम्युनिटी इज इम्यून टू अ डिजीज। इम्यून होता है कि उनके अंदर इतनी इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग है कि उनकी इम्यूनिटी पर कोरोना जैसा वायरस नहीं इजीली अटैक कर सकता। तो गाइस एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। Since the coronavirus pandemic began, the term herd immunity has been flung around as one solution to the devastating virus ravaging countries all over the globe since December 2019। तो गाइस क्या है कि हर्ड इम्यूनिटी यानी एक आदमी या दो आदमी 10 लोगों की इम्यूनिटी को अगर मजबूत किया जाता है तो उससे इतना फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर बात की जा रही है कि कम्युनिटी लेवल पर मैक्सिमम लोगों की जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करने की बात कही जा रही है। देखिए जब इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो कोरोना वायरस जैसे जो कोविड-19 डिजीज है ये इजीली अटैक नहीं करेगा। The term explains the situation in which a high percentage of people in a given community, a city, state, or entire country is immune to a disease, either through vaccination or because those people have been exposed to the virus and their immune systems have built antibodies to protect them from it। तो गाइस इसमें यह कहा जा रहा है कि इस हर्ड कम्युनिटी का क्या मतलब है कि चाहे लोगों की इम्यूनिटी आप वैक्सीनेशन या फिर आप किसी अदर तरीके से जो है उनकी इम्यूनिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, जब कम्युनिटी लेवल पर एक अच्छी इम्यून सिस्टम होते हैं लोगों के कि वायरस इजीली अटैक ना करे, उसको क्या कहते हैं? उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन काफी ज्यादा न्यूज में है, हमेशा न्यूज में रहता है, एक प्रकार का एवरग्रीन क्वेश्चन है आपसे। तो ये कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के रिगार्डिंग आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों में से आपको क्या बताना है? करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कन्वेज एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस विच इज एसेंशियली अट्रीब्यूटेबल टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, कि ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है ये जिस प्रोडक्ट को मिलता है वो एक प्रकार का एश्योरेंस देता है कि उसमें स्पेशल क्वालिटी है, उसकी डिस्टिंक्टिवनेस है, उसमें एक प्रकार का डिफरेंस है, और ये क्या बताता है कि ये एक पर्टिकुलर क्वालिटी बताता है उस प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर एरिया का होता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है वंस द जीआई प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड, कि अगर किसी प्रोडक्ट को एक बार जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाता है, नो अदर प्रोड्यूसर कैन मिसयूज द नेम टू मार्केट सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो कोई भी अदर प्रोड्यूसर जो है उसी प्रकार के नाम से उसी प्रकार के प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकता। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है केरला हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड प्रोडक्ट्स, की जो जीआई टैग्स मिले हैं वो सबसे ज्यादा केरला के प्रोडक्ट्स को मिले हैं। तो गाइस देखते हैं आपके पास ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। कौन कौन सा? ऑप्शन ए कह रहा 1 and 3, बी कह रहा 2 and 3, सी कह रहा 1 and 2, डी कह रहा 1, 2 and 3। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 1 and 2। ये तो ठीक है कि
जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड प्रोडक्ट है उसमें एक स्पेशल प्रकार की क्वालिटी होती है और वो एक पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर लोकेलिटी का, टेरिटरी का प्रोडक्ट होता है। सेकंड, बी स्टेटमेंट करेक्ट है कि जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन की प्रोटेक्शन मिल जाती है तो 10 सालों के लिए कोई भी और प्रोड्यूसर जो है उसके नाम, सिमिलर नाम से मार्केट में वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता या सेल नहीं कर सकता। थर्ड स्टेटमेंट गलत है ये, क्योंकि केरला नहीं है, ये कर्नाटका है जिसके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो गाइस देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ये किस किस चीज को दिया जा सकता है। तो ये है अगर एग्रीकल्चरल कोई प्रोडक्ट है, कोई नेचुरल प्रोडक्ट है, या फिर कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हो गए। जम्मू और कश्मीर में जैसे पश्मीना गोड्स से जो पश्मीना शाल्स बनती हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद कोई इंडस्ट्रियल गुड्स है, आपको ध्यान रखना है कि ये उस प्रोडक्ट को मिलेगा वो जो पूरी धरती पर केवल एक ही जगह पर आपको देखने को मिलेगा, यानी उसकी एक स्पेशल जो है वो लोकेशन होगी, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी। Typically, such a name conveys an assurance of quality and distinctiveness, which is essentially attributable to the place of its origin। तो गाइस इसमें क्या होता है कि जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है वो उस एरिया में, जिस लोकेशन में पाया जाता है उसकी भी जो है मशहूरी कर देता है, और उसके साथ साथ उसमें एक विशेष प्रकार की क्वालिटी और डिस्टिंक्टिवनेस होती है। Once the GI protection is granted, no other producer can misuse the name to market similar products। तो गाइस अगर GI टैग किसी प्रोडक्ट को मिल जाता है तो उसी प्रकार के, उसी नाम के प्रोडक्ट को कोई और प्रोड्यूसर मार्केट में नहीं ले सकता। इससे क्या होता है कि डुप्लीकेसी जो है, डुप्लीकेशन काफी कम हो जाती है, और जो कस्टमर्स होते हैं दे आर श्योर अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और उनको ये ऑथेंटिक होता है कि हम ऑथेंटिक प्रोडक्ट को ही परचेज कर रहे हैं क्योंकि इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। इसके अंडर कोई भी और प्रोड्यूसर इसको डुप्लीकेट जो है वो नहीं कर सकता। कर्नाटका हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स। दिस टैग इज वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो गाइज ये जीआई टैग जो है ये सिर्फ 10 सालों के लिए वैलिड होता है, यानी 10 सालों के बाद कोई भी अदर प्रोड्यूसर जो है सिमिलर नाम से सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में ला सकता है। अब देखिए ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का सिस्टम है इंडिया में 2004 में ये शुरू होता है, और फर्स्ट टाइम किसको मिलता है, ये दार्जिलिंग टी को। Darjeeling tea was the first Indian product to get the geographical indication tag. In 2004, the famous beverage got the recognition। तो इसको कब मिलता है रिकॉग्निशन, पहचान कब मिलती है, जीआई टैग कब मिलता है, 2004 में। GI geographical indications registration is administered by the Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999, which came into force with effect from September 2003। तो गाइज ये 2003 का एक एक्ट है, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है बिल लाकर पास किया हुआ है, प्रेसिडेंट की असेंट मिली हुई है, यानी ये लीगली बाइंडिंग है। अगर किसी इस प्रकार की कोई वायलेशन अदर प्रोड्यूसर करता है, यानी अगर किसी के पास पेटेंसी है जीआई टैग के तहत 10 सालों के लिए, अदर कोई करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। गाइस हमेशा न्यूज में रहता है, आप जब भी कभी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो रिसेंट ईयर में, उस ईयर में और उससे पिछले ईयर में किस किस प्रोडक्ट को कौन कौन सी स्टेट में से किस चीज के लिए जो है उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला। गाइस आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखिए, एक ना एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और भी कोई सजेशन हो गाइस आप कमेंट करके बता सकते हैं almightyguidance@gmail.com। इस पर ईमेल भी कर सकते हैं। गाइस हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। ऑलमाइटी गाइडेंस को आप सर्च करें, वहां पर ज्वाइन करें। फेसबुक पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहें और आपके दोस्त भी इससे फायदा उठाएं, तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल की वीडियोस और चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। गाइज सब्सक्राइब करते वक्त आपको बेल आइकन के ऊपर ऑल पर क्लिक करना है। इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि जब भी कोई नई नोटिफिकेशन या वीडियो, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है तो आपको अलर्ट आ जाएगा। गाइज वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।